जी नज़र आ रही है स्क्रीन? अच्छा जी, कल लास्ट चीज़ क्या पढ़ी थी हम लोगों ने? बिल्कुल ठीक है, हम लोग इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने एक बिल्कुल जो सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल हो सकती है ना, वो की थी, विच वाज which was about solving g transform to determine x of n such that कि उसमें जो poles हैं they are real and distinct. ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट पोल्स के लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल की थी. अच्छा, आज कल के लेक्चर से कोई सवाल अगर आप लोग का है तो आप पूछो, नहीं तो फिर हम इसी टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे. ओके ओके. अच्छा जी, अभी हम एक एग्जांपल जो पहले करेंगे उसमें हमारे पास हैं कॉम्प्लेक्स पोल्स. ठीक है, पहले मैं आपके सामने एक्सप्रेशन लिख देती हूँ और फिर उसको सॉल्व करते हैं. अच्छा जी, आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स हैं या किसी के पास कैलकुलेटर है? ओके, आप लोग इसको ज़रा जैसे मैंने आपको कल बताया था, कैलकुलेटर में ए को 1, बी को -1 और सी को 0.5 रख के ज़रा रूट्स कंप्यूट करो. मैम 0.5 प्लस 0.5 आयोटा. जी एक मिनट, आप मैं ज़रा लिख भी लूँ साथ साथ. 0.5 प्लस 0.5 आयोटा और दूसरा मतलब अगर आप उसको ना भी देखो तो फोर्स कॉन्जुगेट होगा. को कॉन्जुगेट होगा. ठीक है, अच्छा ये रूट्स किस वेरिएबल के हैं? मतलब ये जो आपने ए बी और सी रखे तो ये किस वेरिएबल के रूट्स हैं? मतलब इस ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हमारे पास ये वाले रूट्स आएंगे? जी के फॉर्म में. ठीक है, ये जी के रूट्स हैं, जी इनवर्स के नहीं है. अगर हम इंस्टेड ए को 0.5 मतलब बी को -1 और सी को 1 रखते तो फिर हमारे पास जी इनवर्स के रूट्स आते और वो आप देखोगे कि वो फिर मतलब इसका रेसिप्रोकल आएंगे. ओके, तो ये जो हमारे पास रूट्स हैं ये जी के रूट्स हैं और हम एक्स ऑफ जी को अब लिखेंगे इस तरह से. 1 माइनस 0.5 प्लस 0.5 जे जी इनवर्स. ठीक है, एक टर्म ये हो गई और फिर दूसरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखी जाएगी. दैट वुड बी 1 माइनस 0.5 माइनस 0.5 जे. ठीक हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ लेट मी नो. अगर आपको कल की एग्जांपल समझ आई थी तो फिर इसमें भी मसला नहीं होना चाहिए.
नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है। अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स वाले सवाल होते हैं ना, वो अपेरेंटली मतलब इतनी लंबे लंबे एक्सप्रेशन की वजह से मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन उसमें कंप्यूटेशंस हमारी कम से कम हाफ रह जाती हैं। मसलन अगर हमारे पोल्स इस तरह से निकले हैं ना, तो ये जो A1 और A2 की वैल्यूज़ हैं, ये भी मोस्ट प्रॉब्ली कॉम्प्लेक्स ही निकलेंगी। लेकिन फिर आपको सिर्फ एक वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत है, ठीक है? दूसरी वैल्यू फिर उसका कॉन्जुगेट पेयर ही होगी, मतलब A2 वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो फिर अगर हम सिर्फ A1 भी कंप्यूट कर रहे हैं, तो हमारा A2 वहाँ से निकल आता है। अच्छा, अब अज्यूमिंग द फैक्ट कि आपको A1 और A2 को कंप्यूट करने का प्रोसीजर आता है। प्रोसीजर आता है आप लोगों को, मतलब A1 और A2 कंप्यूट कैसे करना है? सर मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर बाद में जी, ऐसा ही है। सॉल्व एक तो करेंगे। मल्टीप्लाई करवा देंगे, मतलब डिनोमिनेटर से A1 के साथ ये वाला एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, A2 के साथ ये वाला, और फिर पहले मतलब Z को पुट करेंगे, ये टर्म पुट करेंगे, ठीक है? हाँ, बस मतलब A1 और A2 में से एक चीज़ कंप्यूट होके आ जाएगी, और दूसरी चीज़ फिर हम डिटर्मिन कर सकते हैं, ठीक है? तो मतलब इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। तो हमारे पास ये जो ये वाली क्वेश्चन है, A1 और A2 की डिटर्मिनेशन के बाद इसको हम लिख सकते हैं, ये A1 है, ठीक है? अच्छा जी, अब हमारे पास ये इस तरह की एक शक्ल सूरत इसकी आ गई है, जो कि थोड़ी फेमिलियर है, और हम यहाँ से एक्स ऑफ एन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? मसलन अगर आप मुझे ये टर्म देख के बताओ कि इसको देखकर मैं एक्स ऑफ एन कैसे लिख सकती हूँ? थोड़ा सा ट्राई करो। 0.5 plus 0.5 j raised to power n। अच्छा, ये तो हाँ हो गया ना हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है? यस सर। ओके, आगे आपने बोला, जो करना है ठीक है, 0.5 प्लस 0.5 जे रेज टू पावर एन यू ऑफ एन। जो है अच्छा जी, अच्छा ये जो मैंने सर्कल किया ना टर्म, उसका मैंने टाइम टू टाइम सिग्नल ये लिखा है। अगर आप में से किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं आपको समझाऊँ, और फिर हम नहीं तो आगे चलते हैं। नाम समझा दूँ। समझा दूँ? अच्छा, इस सर्कल टर्म को आप अज्यूम कर लो इस तरह से, R1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस P1 Z इनवर्स, ठीक है? अब जो या हम इसको ऐसे कर लेते हैं, R1 इंटू 1 कर लेते हैं, R1 इंटू 1 कर लेते हैं, ठीक है? नहीं ऊपर दूसरी टर्म भी तो आएगी ना, हमने तो एक लिखी है अभी। दूसरी टर्म कौन सी है? हाँ, अभी अभी कोटा मानी है, फर्स्ट अभी तो मैंने सिर्फ सर्कल वाली टर्म को ही लिखा है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि इस सर्कल वाली टर्म को जो मैं मतलब इस जी ट्रांसफॉर्म का जो मैंने ये टाइम टू टाइम सिग्नल लिखा है, अगर ये समझ नहीं आया तो बताओ। तो एक सवाल ये आया था कि समझ नहीं आया, ठीक है? अच्छा, अच्छा ये जो सर्कुलर टर्म है, इसको मैंने इस तरह से लिखा है, ये ठीक है? ये समझ आता है कैसे लिखा है? ओके, अब जीरोस में की फॉर्म में और उसकी आर की फॉर्म में। नहीं पोल पोल लिखा है उसका एक जी जी, ऊपर आर लिखा बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हमारे पास अब जो ये वाली टर्म है, अगेन मैंने इस चीज़ को सर्कल में क्लोज किया है, तो इसका इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म कैसा होता है? बेशक आप P1 raised to P1 the power n और then u of n आता U है। ऑफ एन, ठीक है, और एक ये जो R1 है, ये साथ इसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ठीक है? तो
मतलब यही चीज़ मैंने इसी चीज़ को फॉलो करते हुए मैंने ये लिखा है। ठीक है मैम, समझ आ रहा ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि अभी किसी ने आइडेंटिफाई किया था कि ये सिर्फ अभी एक टर्म लिखी गई है, मतलब ये जो टर्म है उसको मैंने एक्स ऑफ एन ये लिख दिया, अभी इसका एक्स ऑफ एन या इसका टाइम डोमेन सिग्नल अभी रहता है, तो वो यहाँ पे हम है। लिख लेते हैं। 0.5 जी, प्लस बिल्कुल ऐसा ही है, 1.5 जे बिल्कुल ठीक और है, ये आ 0.5 गया, माइनस बिल्कुल ठीक है। 0.5 जे रेज़ टू जे पावर रेज़ टू पावर एन जो इंटू यू ऑफ एन। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट मतलब एक सिग्नल आ गया। अभी थोड़ी सी इसकी प्रोसेसिंग रहती है, लेकिन एटलीस्ट इसकी कुछ थोड़ी सी शक्ल सूरत बन गई है। अच्छा जी, अब हम करने यूँ लगे हैं कि हमारे पास ये जो 4 टर्म्स हैं ना, इनको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखने लगे हैं। उसे प्रोसीड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, 0.5 माइनस 1.5 जे को मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास ये आ गया। अच्छा, उसके बाद 0.5 प्लस 0.5 जे को जब मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मेरे पास ये आ गया, और साथ इसके यू ऑफ एन मल्टीप्लाई होगा। और बाकी मैं कन्वर्ट ना भी करूँ तो मेरे लिए लिखना आसान है, क्योंकि ये कॉन्जुगेट पेयर है। यहाँ पे मतलब पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अच्छा, इसमें तो नहीं कोई मसला, ये हो जाएगा। यस सर। ओके, अब आगे मैं इसकी जो है ना, मतलब इन टर्म्स की पावर अलग अलग करने लगी हूँ। मसलन मैं करने लगी हूँ इस तरह से, और अच्छा इसको टिप्पणी नहीं, 45 को अगर मैंने रेडियंस में लिखना हो तो कैसे लिखा जा सकता है? कन्वर्ट करना आता है ना आपको? मैं वो पाई बाय 180 वाला जो होता है। हाँ जी, वो सब लोग फेमिलियर हैं उससे। पाई बाय 4। पाई बाय 4 बिल्कुल ठीक है, तो इसको हम चाहें तो पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, 45 लिखो तो भी ठीक है। अच्छा, एक टर्म आप प्लस के बाद लिखी जाएगी, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग वो लिख सकते हो, वो जो टर्म यहाँ पर आनी है। ठीक है, लिख सकते हो। नीचे वाले टर्म का ही सारा होगा। ये जो ये वाली टर्म है ना, मतलब उसको भी मैं ज़रा, आपने इसको कुछ इस तरह की शक्ल सूरत उसकी एक ही बनानी फॉर्म में है। लिखना है। जी जी। अच्छा, एक ही फॉर्म में के अलावा मतलब मैंने किया बेसिकली यूँ है कि जो ये टर्म है ना, ये वाली, इससे मैंने इसका मैग्नीट्यूड अलग कर दिया और फेज अलग कर दिया, तो ये अब आप देखोगे 0.7071 रेज़ टू पावर n लिखा गया है, और ये e रेज़ टू पावर j45 इंटू n लिखा गया है। ठीक है, समझ आई? आगे चले। यस यस। अच्छा, मैं वो माइनस का साइन वैसे ही साथ लिख देंगे, कोई मसला तो नहीं है। माइनस का साइन, माइनस J45 वाला जो है। हाँ हाँ, वो मतलब जब आप ये नीचे वाली टर्म लिख रहे होगे, तो उसमें जब ये टर्म अपीयर होगी तो आप उसे लिखोगे e रेज़ टू पावर माइनस j45n। अच्छा जी, 5811। अब इसको थोड़ा सा हम कुछ चीज़ों को कंबाइन करने लगे हैं। ये हमारे पास एक टर्म है, और हमारे पास ये एक टर्म है, और इसको हम लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर j45n माइनस 71.56। ठीक है। यस मैम, ठीक है सर। अच्छा जी, दोनों का पेज इकट्ठा कर लिया। दोनों का मैंने फेज या कह लो या पावर कह लो इकट्ठा कर दिया उसको,
और जब आप ये टर्म नीचे वाली लिखोगे ना तो तब आप ये चीज़ चेक करोगे कि इसकी पावर इस तरह से लिखी जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्ली अब आप थोड़ा थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना शुरू हो गए हो कि अब हम किस तरह प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने मतलब ये कॉमन ले लिया, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैम ये माइनस वाला कैसे लिखा आपने 45 एंड माइनस 71.56? मैंने कैसे लिखा है, मैंने ना एक्चुअली यहाँ पर एक ये जो मतलब जहाँ पे डैश लिखा है ना, एक टर्म यहाँ मिस की है मैंने। वो टर्म जो थी वो मतलब बेसिकली एक मिनट। यस मैम आ गया याद मैम आ गया। अच्छा ओके ओके। अच्छा, अभी जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं यहाँ तक सारे पहुंच जाएंगे, यहाँ तक समझ आ गए कि कैसे लिखा गया है? यस मैम। अच्छा, थैंक यू। और अब मैंने अब देखो दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, मैंने उसमें से ये वाली जो टर्म है ना ये कॉमन ले ली, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं कुछ लिखना चाहती हूँ और मतलब यू ऑफ एन भी बेसिकली इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। अब ये जो आइलर आइडेंटिटीज इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा वो आपने मुझे बताना है। मैम cos 45 एंड माइनस 71. एक तो था 2 आएगा, यस, और आपकी बाकी बात बिल्कुल ठीक है कि cos 45 एन माइनस 71.56 ये बेसिकली इसका फेज है। मैम माइनस साइन दिया होगा माइनस साइन कौन सा माइनस साइन? मतलब माइनस साइन 45 एंड माइनस 71. नहीं ना, माइनस क्यों आएगा ये? नहीं मैम अदर आइडेंटिटी क्या है? हाँ ना, अदर आइडेंटिटी है ना, एक ये ई रेस्ट पावर, ये ई रेस्ट पावर पॉजिटिव समथिंग, ई रेस्ट पावर मतलब और ई रेस्ट माइनस जी ओमेगा दोनों ऐड हो गए, अच्छा ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको मतलब एक स्टेप बीच में और आ सकता है विच वुड बी गुड टू राइट, लेकिन ये कि ना भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 2 को 1.5811 से मल्टीप्लाई कर लें तो दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस। इसी तरह से अगर आप लोग उसको पाई में लेके चलोगे तो ज़ाहिर है 45 की बजाय आप लोग पाई बाय 4 लिखोगे। ठीक है, कोई इसमें से कोई सवाल, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो? और मुझे लगता है कि कल की क्लास में शायद हम लोगों ने कोई इस तरह की बात भी की थी कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स पेयर हो पोल्स में तो हमारे पास जो टाइम डोमेन सिग्नल बनता है वो एक साइनसॉइडल सिग्नल बनता है। कोई सवाल पूछना है आपने इस वाले इस सॉल्यूशन से? नहीं मैम। अच्छा जी, हम एक और अब एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास हैं मल्टीपल पोल्स। मल्टीपल पोल्स का मतलब है कि एक ही जगह पे हमारे पास एक से ज़्यादा पोल्स हैं, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल के लिए मतलब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये हमारे पास पॉजिटिव पावर में गिवन है तो एक स्टेप बीच में और इन्वॉल्व होगा इसको नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है।
ठीक है। अब एक दफ़ा ज़रा मैं याद दहानी के लिए फिर से बता दूं कि इसको ए, इसको बी, सी और डी रख के आपने रूट्स निकालने हैं कैलकुलेटर से। एम ये 1/18 वाला कैसे आया? 1/18 वाला कैसे आया? हाँ, 18 जी क्यूब कॉमन लिया है ना। अगर 18 कॉमन निकाला तो मैम वो तो अच्छा -1 भी था, ठीक है मैम। जी ऑफ कोर्स ये जो टर्म हमारे पास आई है ये आप लोगों ने पहले भी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन के सवाल सॉल्व करते देखा होगा कि चूंकि दो रूट्स एक ही जगह पे हैं तो फिर हमें थोड़ी सी ये एक इस तरह की टर्म लिखनी पड़ेगी। बाकी अगेन A1 A2 A3 सॉल्व कैसे करना है मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों को पता होगा और मैं अब आगे इसका जवाब लिखने लगी हूँ, मतलब A1 A2 A3 की वैल्यूज लिखने लगी हूँ। मैम जी मैम लेकिन ये काफी लंबा होता है सॉल्व करने में ये वाला प्रोसेस भी ना, इसके अंदर आई एक अंडरस्टैंड यस। तो मैम पेपर के अंदर अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर हम अपने क्वेश्चन से हटकर तो इसी को सॉल्व करते रहेंगे बैठ के, क्योंकि अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन होता है, तकरीबन 150-200 पे तो चला जाता है ये क्वेश्चन भी। नहीं अच्छा 150-200 सफ़े की बात नहीं, आप मुझे बताओ कि आपका क्या अंदाज़ा है कि इस पर टाइम कितना लगता है? मैम तकरीबन 10 मिनट तो कहीं नहीं गए क्योंकि इसके अंदर पुट नहीं कर सकते ना सारे जहाँ पे आपने मतलब A1 वहाँ और पे A2 ही निकाल सकते हो, ऐसा ही है। यस मैम कंपेयरिंग करनी होती है उसके ऊपर दोनों साइडों के ऊपर कोफिशिएंट्स की, तो मैम वो अच्छा खासा टाइम लेता है। तो मैम इसमें छोटी सी गलती हो तो दोबारा पीछे से जाके रिपीट करना पड़ता है, खराब हो जाता है प्लस की जगह माइनस के ऊपर लग जाए। अच्छा मेरे पास फॉर सम जैसे मैम लास्ट में आपने अभी पार्शियल फ्रैक्शंस कराई है ना, उसमें अगर वैल्यू पुट करो तो आंसर आ जाता है। मैम इस तरह के पेपर के अंदर होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करना बेसिकली आसान हो जाएगा, लेकिन ये एक नया स्टेप है इसमें। आई अंडरस्टैंड। अच्छा तो आप मुझे कहना ये चाह रहे हो कि मैं पेपर में इस तरह का सवाल ना दूं? यस मैम ये अगर मैम वैसे कोई आप और क्वेश्चन देख लें कि जिसके अंदर इस तरह का मल्टीपल पोल वाला ना आ रहा, मैम ये तो फिर हम इसी को बैठ के सॉल्व करते रहेंगे। आपकी बात ठीक है। अच्छा उसमें मैं अब देखो इस तरह की कमिटमेंट इस वक्त नहीं करना चाहती कि पेपर में ऐसा सवाल आएगा नहीं आएगा, आपको प्रोसीजर उसका ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। अब यस ये भी हो सकता है कि सिर्फ मैम प्रोसीजर क्या मैम आप अगर पोल इसके वो खुद बता दें, आप एक एटो की वैल्यू आप खुद दे दीजिएगा, क्या सॉल्व करना है। मैंने अपने आपको खुद भी निकाली है, अच्छा खासा टाइम लगा होगा इसे नहीं तो नहीं इस मेरे तरह से मेरे ये पास जो है क्वेश्चन। ना आपको है यहाँ पे नज़र शायद नहीं आ रहा होगा, ये देखो मतलब ये बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है, मतलब मेरा यहाँ पे आज के ना मतलब A1 A2 A3 तीनों निकले हुए हैं, मैम निकलने पे बहुत निकल लंबा भी नहीं है। जाता है, लेकिन मुझे तो एफएससी से जो चीजें याद आती हैं मैम उसमें तो ये लास्ट लास्ट में क्वेश्चन हुआ करते थे, और ये एफएससी दोनों में दिन हम में इसको तैयार नया नया सीख रहे थे अभी। खैर एनीवेज मतलब आपकी बात में टोटल डिनाई नहीं कर रही, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये समझती हूँ कि आपको इसका प्रोसीजर ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। और अगर लेट सपोज कि इसमें सिर्फ 2 ही पोल्स हों तो फिर आपका प्रोसेस थोड़ा सा मतलब आधा सफ़ा कम हो जाता है आपका कम अज़ कम, ठीक है। यस मैम। लेकिन आपकी बात भी ठीक है कि एक आध वैल्यू उसमें दी जा सकती है और आप उसको लेके आगे चल सकते हो, ये भी एक अच्छा मशवरा है, मैं इसको ज़हन में रखूँगी। और थैंक यू। साथ में ज़हन में ये भी रखूँगी कि चूँकि ये सवाल लंबा है तो फिर या तो टाइम ज़्यादा होना चाहिए या फिर एक आध सवाल कम कम दे देना चाहिए। तो बिल्कुल मैम। मतलब मैं इस सजेशन को इंशाल्लाह ज़हन में रखूँगी, ठीक है। अच्छा अब अगर हम A1 A2 और A3 की वैल्यूज़ मतलब आपने ज़रूर इसको निकाल के देखना है, जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं मैं उनके साथ डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ। अच्छा
अब ये वाला दोनों तो आसान है, ये तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि मुझे इसका जवाब लिखाओ। जो तीसरा वाला है ना, इसको मैं ज़रा सॉल्व करके आपको दिखाना चाहूँगी कि इसका एक्स ऑफ एन कैसे निकलता है, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ की एप्लीकेशन है। अच्छा, और अभी हम 0.36 जी एक मिनट, सॉरी, एक एक मेरी बात का पार्ट ये भी था कि सबसे पहले हम इस सिग्नल को कॉजल एक्स ऑफ एन के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे इन दोनों टर्म्स के लिए टाइम डोमेन सिग्नल लिखो। 0.36 0.5 raised to power n 0.5 raised to power n u of n, u of n ठीक है, प्लस 0.4 0.24, 1/3 raised to power n वैसे -1/3 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, 1/3 नहीं, -1/3 प्लस है ना मैम इसमें जी, प्लस है इस वजह से। अच्छा, अब आपके पास शायद इस वक़्त ना वो ना हो, किताब ना हो। उम, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ना, वो ये कहती है कि अगर हमारे पास सिग्नल हो इस किस्म का, तो जो ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म मतलब इन्वर्स जब अप्लाई करें तो हमारे पास आता है -n ए रेज़्ड टू पावर n नहीं, आई गेस नहीं, माइनस जो है ना वो एंटी कॉजल के लिए आता है। माइनस यहाँ पे मेरा निहाल के आना चाहिए। अच्छा, मुझे मुझे 1 मिनट दो, मैं इसको ज़रा कंफर्म कर लूँ, ठीक है? माइनस साइन आता है कि नहीं आता। तो प्रॉब्ली ये ओके मेरे पास अगर किताब की सॉफ्ट कॉपी है तो शायद अभी हम इसको देख सकते हैं। मैं मुझे टेबल बताने मेरे पास है वैसे कुछ हाँ, तो क्वेश्चन है बस मुझे पेज नंबर नहीं याद ना। इसके ऊपर अगर आपको मिल जाता है तो प्लीज़ आप देखो। मुझे इसमें टेबल का नंबर या पेज नंबर नहीं याद। ओके, ठीक है। अच्छा, मेरे पास जो प्रोग्रेस की बुक का 4th एडिशन है ना, जो मैंने टीम्स पे अपलोड भी किया हुआ है, उसका पेज नंबर 170 है और टेबल 3.3 है। तो उसके मुताबिक अगर मेरे पास ये जी ट्रांसफॉर्म हो और मैं कॉजल सिग्नल देखना चाहती हूँ तो उसका टाइम डोमेन से वर्जन यही बनेगा, ठीक है। हाँ जी, नज़र आ रही है स्क्रीन? हाँ जी मैम ओके, अब आपने मुझे ज़रा, अच्छा मैं ज़रा आपको ये भी दिखाना चाह रही हूँ कि ये भी चीज़ नज़र आए। ओके, हमारे पास ये टर्म है और हमारे पास ये प्रॉपर्टी है और हमने निकालना है इसका टाइम डोमेन वर्जन। तो आपने मुझे बताना है कि वो कैसे निकलेगा। जी, ट्राई करो। मैम इसमें ये जो ए की वैल्यू है उसको सेम करना पड़ेगा ओके, अच्छा इस पॉइंट 4 को ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि ये तंग ना करे हमें। ए की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि 1/3 मैं यहाँ पे लिखूँ और मैं यहाँ पर भी 1/3 लिखूँ। यस, वन स्टेप डन। इसके बाद अच्छा उसके बाद तो आसान है एन मैम इसमें 4.4 1/3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं
और उसके बाद 1/3 z रेज़ पावर -1। जी, एक चीज़ मतलब जो आपने आइडेंटिफाई की वो भी कम है। 1/3 तो हमने कर दिया ना, मतलब ये जो a था हमारे पास, ये तो हमने कर दिया यहाँ पे। मैम z भी तो करना अच्छा, है ना। हाँ जी, जी भी करते हैं, जी भी z करते हैं। इनवर्स। जी, वो भी करते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे माइनस आएगा। यस, आएगा माइनस? अच्छा, लेकिन उससे इतना खैर फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बाद में उसने हो जाना, लेकिन एनीवेज़ एक जी इनवर्स की कमी है यहाँ पे। कैंसिल ही हो जाना। कैंसिल हो तो जाएगा, लेकिन ये कि हमें तो बेसिकली इससे गर्ज़ होगा ना, वो तो बाद की चीज़ें हैं, जो ये बाहर वाली चीज़ें हैं, मतलब हमें फ़िलहाल हम माइनस साइन लेके चलेंगे। एक जी इनवर्स की कमी है यहाँ पे, तो जी इनवर्स को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर जगह कम है। लेट मी इरेज इट। -1/3 और जी इनवर्स। ठीक है, अब कुछ ऊपर जैसी शक्ल सूरत बनी इसकी। यस मैम। ओके, अच्छा, अब हमारे पास जो ये वाली टर्म है ना, कम से कम हम इसका पहले जी ट्रांसफॉर्म लिखते हैं और फिर हम बाकी तरफ जाएंगे कि इसकी जो बाहर चीज़ें हैं उनको हमने कैसे हैंडल करना है। तो इसका जब इन्वर्स लिखेंगे और टाइम डोमेन में जाएंगे तो कैसे लिखा जाएगा? n -1/3 -1/3 टू पावर n। n और u ऑफ n। u ओके, ऑफ n। अब जरा बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं। एक तो 0.4 है, तो यहाँ पे 0.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और मैम एक माइनस साइन नहीं है। माइनस क्या माइनस साइन नहीं आएगा आएगा? क्या? अभी अभी जा रहे हैं, एक एक करके जाते हैं। 0.4 आ गया। अब ये जो मतलब 1 डिवाइडेड बाय -1/3 है, इसको भी मैं लिख सकती हूँ इस तरह से। नज़र आ रहा है, मैंने -3 लिखा है। इज़ इट मतलब हाँ जी। इज़ इट क्लियर? जी। ठीक है। बाकी रह गया जी इनवर्स, जो कि न्यूमरेटर में जाके मतलब z बन जाएगा, ठीक है। 1/z इनवर्स है ना, इसको मैं z भी लिख सकती हूँ। तो ये जो z मल्टीप्लाई हो रहा होगा यहाँ पर, उसका इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा टाइम डोमेन में? आप ज़रा टाइम शिफ्ट की प्रॉपर्टी देखो, शायद आपको वहाँ से हेल्प मिले। अच्छा, सवाल ये है कि 1 डिवाइड बाय z इनवर्स लिखा हुआ है, जो कि ऑफ कोर्स z बन जाएगा। अब जब हमारे पास z मतलब एक जो ट्रांसफॉर्म है उसके साथ जब z मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टाइम डोमेन में हम उस चेंज को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? मैम शिफ्टिंग होगी -1 के साथ। -1 मतलब शिफ्टिंग किस चीज़ में नहीं मैम होगी? +1। हाँ, ये u ऑफ n -1 की बिल्कुल में ठीक है। शिफ्टिंग होगी। n जहाँ पे भी नज़र आ रहा है आपको, मतलब n जहाँ पे भी नज़र आ रहा है, आपने उसके साथ क्या वहाँ पे क्या लिखना है इंस्टेड ऑफ n? n -1 -1 +1। +1, ठीक है। तो ये अच्छा, अब मैं नया लिखने लगी हूँ, या इसी को चलो मिटा के मैं लिख देती हूँ, वो भी ठीक है। n की जगह आ जाएगा n+1, ठीक है। यहाँ पे n+1 और यहाँ पे n+1, ठीक है। अच्छा, ओके, जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उन सारों की बात समझ आई है? ठीक है। तो हमारे पास जो मतलब हम लोगों ने ये वाला जो ट्रांसफॉर्म लिखा था, उसको जब हमने टाइम डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो दिस टर्म प्लस दिस टर्म, और ये कॉजल सिग्नल के लिए। अब मैं एंटी कॉजल के लिए इसका एक्सप्रेशन लिख देती हूँ। और मैम एक बात पूछनी थी आपसे। जी पूछिए। मैम लास्ट जो एग्जाम्पल किया उसमें हमने मैम इस तरह कॉजल, एंटी कॉजल और नॉन कॉजल वाले केसेस अलग-अलग नहीं देखे। हमने जो कल की थी उसमें देखे थे, आज फिर हम देख रहे हैं। मैम ये किन क्वेश्चंस में देखने होते हैं और किन में नहीं देखने अच्छा, होते? मैम ये काइंडली थोड़ा बता ओके, दीजिए आप। ये जो था ना सवाल, फिर मेरे पास ये लिखा हुआ भी होगा कि आज हमने नहीं देखा। और 18 जी। जी बेटे, एक 18 जी तो वाला, तो ये तो सवाल वो है ना जो हम सॉल्व कर रहे हैं।
मेरा ख्याल है कि आप बात कर रहे हो इस सवाल की, कि इसमें हमने नहीं देखा यस मैम। ऐसा ही है। अच्छा, इसमें कोई स्पेशल वजह नहीं थी ना देखने की। इसमें अगर मेरे पास ये वाला था ना सिग्नल, ये ना मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये वाला मेरे पास सिग्नल था और मैं यहाँ से उसके आगे मैंने मतलब इस तरह से लिखा था। अगर मैंने इसका एंटी कॉजल वर्जन लिखना होता ना तो दैट वुड हैव बीन सिंपल। वो सिर्फ क्या होता, मतलब जैसे हम लोगों ने कहा ना कि इस सिग्नल का कॉजल सिग्नल ये बनेगा, अगर इसी सिग्नल का मैं एंटी कॉजल लिखना होता तो वो क्या बनता, -R1 P1 रेज़ टू पावर n u ऑफ -n-1। तो अगर आपको सवाल में ये लिखा जाता कि जी दिस इज एक्स ऑफ जी और आपने इसका एंटी कॉजल टाइम डोमेन सिग्नल निकालना है, तो आपने सिंपल इस चीज़ को फिर इससे मतलब इस सिग्नल का टाइम डोमेन सिग्नल ये लिखना था। यस, मैम ये चीज गिवन होगी फिर? ये चीज़ गिवन होगी ना, आपने सारे सिग्नल नहीं लिखने होंगे, ये चीज़ गिवन होगी। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि सवाल के रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपने कॉजल सिग्नल निकालना है तो कैसे लिखोगे, एंटी कॉजल निकालना है तो कैसे लिखोगे, और या फिर नॉन कॉजल निकालना है तो कैसे लिखोगे। आपने खुद से सारे नहीं निकालने। ओके या आसान अल्फाज में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर आपको कॉजल निकालना चाहिए, जो नेचुरली एग्जिस्टिंग सिग्नल होता है। वरना फिर अगर आपको कहा जाएगा तो फिर आप उसके मुताबिक निकालना चाहिए। ओके, हम इस सिग्नल के ऊपर थे। अच्छा जी, और अभी मैं इसका एंटी कॉजल वर्जन लिखने लगी हूँ और आप इसको ट्राई करना अपने पास। मैम एंटी कॉजल में एम्पलीट्यूड के साथ माइनस साइन क्यों आता है? उसको हमने करके देखा था ना, मतलब उसका तो आप मैथमेटिकल प्रोसेस देखो तो उसमें आपको पता चलेगा। अच्छा ठीक ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि ये तीसरी टर्म जो है ये कैसे आई। मैम उसके बाद +1 था तो +1 था तो +1, जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एक यहाँ पे कहीं पे n +1 भी आना चाहिए जी, n+1 मल्टीप्लाई भी होगा। होना चाहिए, हाँ जी, n+1 भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। अच्छा ओके, लिख लिया आप लोगों ने? अब वो दूसरी कॉजल वाली आर थी उसके लिए -3 था तो वो यहाँ पे प्लस नहीं हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। आपका सवाल ठीक है, मैं इसको फिर अपने पास वेरीफाई कर लूँ। एक मिनट। अच्छा, सवाल आपका ये है कि हम लोगों ने माइनस को किया था मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो
-1/3 और -1/3 मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। जी, मेरा ख्याल है कि आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। इसके साथ जो एक इजाफी माइनस है वो इसको प्लस कर देगा। मेरा ख्याल है कि यस, लेकिन स्टिल आई नीड टू सी। ये दिस इज नीडेड टू बी चेक्ड। ओके, ये जो है ना सवाल, ये वाला कि प्लस आएगा कि नहीं, प्लस आएगा या माइनस आएगा, हम्म, ये मैं आपको बताऊंगी फिर। मतलब अब डू रिमेंबर टू आस्क मी कि ये प्लस आएगा या माइनस। अपेरेंटली मुझे आपकी बात ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा इसको सॉल्व करके चेक करूँ। ठीक है, सही है मैम। अच्छा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन में आप मतलब हम फेस कर सकते हैं और जिसका आपको ज़रूर पता होना चाहिए, वो है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन इम्प्रॉपर आ जाए। अब हमें पहले तो ना ये समझने की ज़रूरत है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा, हम इस मसले को हल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि बस जी ट्रांसफॉर्म में देखा और उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगा दी। अगर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस पे लग सकती है, इम्प्रॉपर के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन अप्लाई ही नहीं हो सकती। ठीक है, वो इनकरेक्ट होता है कम्प्लीटली। तो इसको हम जरा देख लेते हैं कि एक्स और जी हमारे पास है इस तरह से। क्या अब इससे पहले ये चीज़ क्लास में डिस्कस हुई है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस फॉर्म में हम कैसे डिटरमिन करते हैं? टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास। अच्छा, ये एक्सप्रेशन इस वक्त जी की नेगेटिव पावर्स में एक्सप्रेस्ड है। एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर? जी, मैं दोबारा से बोलूँ कि ये इस वक्त जी की नेगेटिव पावर्स में एक्सप्रेस्ड है। एम क्या है यहाँ पर? -2 वी वुड कॉल इट 2। ठीक है, और एन है यहाँ पर 1। -1 या ओके, चलो हम इसको 1 लेके चलते हैं। फिलहाल नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं। अगर कोई जी ट्रांसफॉर्म जी की नेगेटिव पावर्स में एक्सप्रेस्ड हो और एम की वैल्यू एन से बड़ी हो, तो ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड लाइक टू रिपीट इट। अगर जी ट्रांसफॉर्म जी की नेगेटिव पावर्स में एक्सप्रेस्ड हो और एम की वैल्यू एन से बड़ी हो, तो ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इसको पहले हमने अब प्रॉपर बनाना है। तो अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें ये इसको पहले प्रॉपर बनाना है। ठीक है, 1 + 2 जी इनवर्स। अब इसका जो हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल है वो ये वाला है, और जो डिवाइज़र है उसका हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल ये वाला है। तो मतलब इन्होंने आपस में डील करना है। तो इसको मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ ताकि मैं इसके बराबर आए? जल्दी से, टाइम थोड़ा सा कम है। 1/2 जी इनवर्स, राइट? तो ये मेरे पास आ जाएगा (z⁻²). इसको आप अपनी आसानी के लिए ना मतलब (z⁻² + 1) इस तरह से भी लिख सकते हो, ताकि ओके, फिर बल्कि हम ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि फिर ये वाला जो है ना ये कंफ्यूजन ना हो। मतलब हाईएस्ट पावर से लेकर हम इसको आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये इसको जब हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया (z⁻²) और आगे हमारे पास आ गया 1/2 जी इनवर्स। अब मैं इतनी डिटेल में डिवीजन भी आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि क्योंकि ये वाला सवाल जो है ना ये ज़रा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, आगे क्या लिखेंगे? जल्दी से बताइए। अब आपने इस टर्म को किसी मैम सेम आ जाएगा। नहीं, सेम कैसे आएगा? नहीं 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये टर्म आ जाएगी मेरे पास।
यस यस मैम। अच्छा, यहाँ पे भी आ गया -1/4। अब आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये डिवीजन कैसे हुई है इन शॉर्ट, ठीक है। मैं ज़्यादा इससे ज़्यादा बोल कर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। हम लोगों ने किया यूँ है कि जब न्यूमरेटर को अंदर लिखा है तो मतलब मैक्सिमम पावर जो है वहाँ से फिर आगे गए हैं। जो डिनोमिनेटर है उसकी भी थोड़ी सी शक्ल सूरत चेंज करके मैक्सिमम पावर से ऑनवर्ड्स गए हैं। और हमने जो वैसे मैक्सिमम पावर की टर्म है वो बेसिकली ख़त्म करनी है। डिवीजन यहाँ तक करनी है हम लोगों ने कि इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। ओके, तो अब हमारे पास इस डिवीजन के बाद जो इक्वेशन लिखी जा सकती है वो ये है। इसका अब आप मुझे ज़रा इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म जल्दी से लिखवाओ। -1/4 को कैसे लिखेंगे? ये सवाल समझ आया है कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं? यस इसकी मैम। ज़रूर प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है, क्योंकि क्लास में एक से ज़्यादा सवाल सॉल्व करना शायद मुमकिन ना हो सके। जी, -1/4 को कैसे लिखेंगे टाइम डोमेन में? जी? -1/4 यू मैम। नहीं, -1/4 u ऑफ n नहीं, -1/4 del ऑफ n, ठीक है? u ऑफ n तो इसके साथ आएगा ना। अच्छा, आगे आसान है। इसको आप शिफ्ट ट्राई हो करो, जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। डेल ऑफ n -1। और अब आपका जो आपने जिक्र किया था ना वो टर्म अब लिखी जाएगी, लेकिन आप प्लीज़ फिर भी ट्राई करो। इसे कैसे लिखेंगे हम? मैम 2 आ जाएगा उसकी पावर n -2 आ होगी। जाएगा, रेज़ टू पावर n। -2 पावर। जी, और u ऑफ n, ठीक है। अच्छा, बस मैं एक आखिरी सवाल लिख रही हूँ जो कि जिसका ट्राई आप लोगों ने करना है, और फिर हम वहाँ पे ज़्यूम करेंगे कि मतलब इस सवाल को लिखने के साथ मैं ज़्यूम कर रही हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन का जो टॉपिक है वो हमने ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो सवाल है ये वाला, और मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि आपने इसको प्रोसीड कैसे करना है। अच्छा, ये जी की पॉजिटिव पावर्स में एक्सप्रेस्ड है, तो पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप ये होगा कि आप इसको जी की नेगेटिव पावर्स में एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। तो जिस वक्त आप जी की नेगेटिव पावर में इसको एक्सप्रेस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो फिर एक तीसरा स्टेप आएगा इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने वाला, ठीक है, समझ आई बात की। यस मैम। और फ्रैक्शन प्रॉपर बनाने के लिए जो प्रोसीजर हम लोगों ने डिवीजन का पहले अप्लाई किया है वो आपने करना है। अगर आपको इसका मैं सोल्यूशन भी लिख देती हूँ कि क्या है। अगर आपने इसका मुझे डिटेल आंसर दिखाना हो तो आप मुझे इसकी तस्वीर व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक्स ऑफ एन आ जाता है तो दैट इज़ ओके, देन यू डोंट नीड टू डू इट। इस तरह के आरओसी में फिर आपको स्किलफुली देखना पड़ता है कि किस तरह के सिग्नल को आपने कॉजल अज्यूम करना है, किस तरह के सिग्नल को एंटी कॉजल, ठीक है। तो ये सिग्नल अगर इसका आरओसी इस तरह का हो तो हमारे पास ये टाइम डोमेन सिग्नल बनता है। तब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़।